तो दोस्तों, स्क्रीन प्ले एक्सप्लेन्ड आपके लिए लेकर आया है द नेगोशिएशन। ये मूवी एक साउथ कोरियन मूवी है जो 2018 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, क्राइम और ड्रामा कैटेगरी को बिलोंग करती है। मूवी की रेटिंग्स आपके स्क्रीन पर है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक क्राइम सीन से, जहाँ दो किडनैपर्स एक घर में एक कपल को होस्टेज बना के रखे हुए हैं। तभी ऑफिसर यून की एंट्री होती है, जो असल में आज छुट्टी पर थी, लेकिन उसके टीम के मेंबर ह्यूक्सो ने उसे इमरजेंसी के कारण बुला लिया था, क्योंकि उनके सीनियर ऑफिसर जंग से ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रहा था। वो किडनैपर्स थोड़े अलग लग रहे थे, क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे और अपने एस्केप के लिए हेलीकॉप्टर डिमांड कर रहे थे। यून वहाँ पहुंचकर ऑफिसर जंग से मिलती है और उसे वहाँ देखकर ऑफिसर जंग थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका छुट्टी का दिन था। ऑफिसर जंग से सिचुएशन पर बात नहीं बनती, तो यून खुद से किडनैपर्स से बात करने का डिसीजन लेती है, लेकिन ऑफिसर जंग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है वो पुलिस टीम को अंदर भेजने वाला है। यून उससे रुकने की बात करती है, क्योंकि उसके हिसाब से इससे होस्टेजेस की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए यून ऑफिसर जंग से सिर्फ 30 मिनट का टाइम मांगती है, ताकि वो किडनैपर्स से नेगोशिएशन कर सके, और ऑफिसर जंग उसकी बात मान लेता है। यून उन लोगों से बात करने जाती है और उनकी डिमांड्स पूछती है। वो लोग हेलीकॉप्टर मांग कर रहे थे। यून कहती है कि वो अंदर आके सिचुएशन को देखना चाहती है, लेकिन ऑफिसर जंग यून को स्ट्रिक्टली अंदर जाने से रोकते हैं। लेकिन यून अपनी टीम को इन्फॉर्म करके अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि उन्होंने कपल के गले पर चाकू लगा रखा है। यून उन्हें समझाती है कि हेलीकॉप्टर आ जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। अपने अथॉरिटी का यकीन दिलवाने के लिए उनसे एक होस्टेज का डिमांड करती है, जो कि लड़की होती है। यून सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही थी, लेकिन उन किडनैपर्स को बाहर ऑफिसर की टीम दिख जाती है। यून उन्हें कहती है कि वो बस नजर रखे हुए हैं। यून अब भी उन्हें उस लड़की को छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन ऑफिसर जंग पुलिस की टीम को अंदर जाने का ऑर्डर दे देता है। बाहर से एक स्नाइपर एक किडनैपर पर निशाना लगाता है, लेकिन वो मिस हो जाता है। वो किडनैपर गुस्से में आके उस लड़के का गला काट देता है और बाहर से स्नाइपर उसे शूट कर देता है। दूसरा किडनैपर उस लड़की को खींचकर अंदर ले जाता है। पुलिस टीम फ्लैश बॉम्ब फेंक कर अंदर आती है और बेडरूम में जाके किडनैपर को शूट कर देती है। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो वो लड़की जख्मी थी और उसका गला कटा हुआ था, लेकिन वो अब तक जिंदा थी। फर्स्ट एड टीम आती है, पर वो लड़की को बचा नहीं पाती। इस हादसे का यून पर गहरा असर पड़ता है। कुछ दिनों के बाद हम थाईलैंड के बैंकॉक शहर में देखते हैं कुछ लोग रिपोर्टर ली का पीछा कर रहे हैं। रिपोर्टर ली ऑटो में बैठ के उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक जगह पर वो उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ उनका बॉस भी नजर आता है। उसके बाद हम पुलिस हेडक्वार्टर्स देखते हैं। ऑफिसर जंग कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहे थे, तभी यून वहाँ आती है और अपना रेजिग्नेशन देती है, क्योंकि वो उन दोनों की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझ रही थी। ऑफिसर जंग यून का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करता और उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे देता है और अपने ट्रिप से वापस आके बात करने का वादा करता है। 10 दिन गुजर जाते हैं। यून अपने घर में होती है। वो अभी भी उस इंसिडेंट को लेकर बहुत दुखी है। तभी वहाँ ह्यूक्सो आता है और कुछ इमरजेंसी के लिए यून को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उन्हें कमिश्नर मून ने बुलाया था। फिर वो दोनों एक बिल्डिंग में पहुँचते हैं, जहाँ वो पहली बार आए थे। हाईटेक सिक्योरिटी को पार करके वो एक ऑपरेटर रूम में पहुँचते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर्स था। मतलब इशू सीरियस था, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। वहाँ यून पुलिस कमिश्नर मून और नेशनल सिक्योरिटी के प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी गोंग से मिलती है। तभी चीफ हान आती है और कहती है किसी का कॉल आ रहा है। वो यून को अपने साथ ले जाती है और एक कंप्यूटर के सामने बिठा देती है। यून को नहीं पता था कि वो किससे बात करने वाली है और क्या कहना है। तभी कॉल कनेक्ट होता है और सामने वही आदमी होता है जिसने बैंकॉक में रिपोर्टर को किडनैप किया था। वो अपना नाम मिन बताता है और फिर यून से उसकी रैंक और पूरा नाम पूछता है। ऑपरेटर रूम में सब उन दोनों की कन्वर्सेशन देख रहे थे। फिर मिन दोबारा यून को छेड़ता है और उससे उसके फिगर के बारे में पूछता है, पर तभी कॉल कट हो जाती है। सब लोग सोचने लगते हैं कि कॉल क्यों कट हुई, लेकिन यून कहती है कि उसने ही कॉल कट किया है। यून सबसे यहाँ के हालातों के बारे में पूछना चाहती है, ताकि वो मीन से सही तरीके से बात कर सके, पर उसे कोई भी कुछ भी नहीं बताता। तभी कॉल वापस आता है। कमिश्नर मून कहता है कि वो कॉल रिसीव करे, लेकिन यून उसे कॉल उठाने नहीं देती, क्योंकि ऐसे में कंट्रोल मीन के हाथ में होगा। कमिश्नर मून यून पर प्रेशर डालता है कॉल उठाने का। यून उनके चेहरे पर परेशानी देखकर समझ जाती है कि वो लोग उससे कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। यून कॉल उठाती है और मीन से बाद में बात करने का कहकर कॉल कट कर देती है। फिर वो बाहर जाके उनसे पूरा मामला पूछती है, पर कमिश्नर मून और सेक्रेटरी गोंग उसे कुछ नहीं बताते। तभी मीन का कॉल वापस आता है। कमिश्नर मून चीफ हान को कॉल रिसीव करने बोलते हैं। जैसे ही वो कॉल उठाती है, मीन दिखाता है कि उसके पास ऑफिसर जंग है, जिसे देखकर यून और सब शॉक हो जाते हैं। मीन गन की सारी बुलेट्स निकाल के एक बुलेट रिलोड करता है और ऑफिसर
ऑफिसर जंग पर गोली चलाता है, पर वो फायर खाली जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये खबर मीडिया में अभी तक नहीं पहुंची थी। सेक्रेटरी गोंग बताता है कि उन्होंने मीन को पकड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्स भेजी है। एक मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि मीन मलेशिया और थाईलैंड के बीच एक आइलैंड पर है और वहाँ से अपने गैंग को कंट्रोल करता है। ऑफिशियली वो आइलैंड थाईलैंड में आता है। उन्होंने थाईलैंड से भी मदद मांगी है और बस थोड़ा वक्त चाहिए ताकि उनकी फोर्स वहाँ पहुँच सके। यून पूछती है कि उन्हें कितना टाइम लगेगा। कोरियन टाइम के हिसाब से अभी 10 बजे है और फोर्स रात 12 बजे तक वहाँ पहुँचेगी, तो उन्हें 14 घंटे चाहिए थे। यून थोड़ा सोचती है लेकिन और कोई रास्ता नहीं था, तो वो मान जाती है और अपनी टीम को बुलवाने का कहती है। दूसरी तरफ कोरियन फोर्स 2 घंटे में थाईलैंड पहुंचने वाले थे। वो सब शाम तक थाईलैंड में रुकेंगे और रात 8 बजे आइलैंड पे जाके ऑपरेशन शुरू करेंगे। कंट्रोल रूम में यून को पता चलता है कि मीन ब्रिटिश सिटीजन है। पिछले साल ही उसने यूके इमिग्रेशन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए यूके की सिटीजनशिप ली थी। मीन एक ऑर्फेन है और बचपन से ही वहाँ रह रहा है। यून को ये होस्टेज और नॉन होस्टेज सिचुएशन लग रही थी। युक्सु समझाता है होस्टेज सिचुएशन का मतलब है किसी चीज के लिए किडनैप करना और नॉन होस्टेज सिचुएशन का मतलब है बदला लेना या गुस्से में किडनैप करना। तभी मीन का दोबारा कॉल आता है और यून उससे बात करने जाती है। मीन उससे पूछता है इन सब का एंड क्या होगा। यून कहती है एक हैप्पी एंडिंग, लेकिन ये सुन के मीन थोड़ा उदास हो जाता है। यून उसे ऑफिसर जंग को दिखाने कहती है। ऑफिसर जंग को मीन के लोगों ने ड्रग्स दिया था, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा था। मीन उसे लगातार मारने लगता है और ये सब लोग कंट्रोल रूम से देख रहे होते हैं, लेकिन यून उसे रोक देती है और मीन रुक जाता है। यून मीन से बहुत शांत तरीके से बात कर रही थी क्योंकि उसे वक्त चाहिए था। फिर यून उससे उसकी मांगे पूछती है। मीन अपनी मांगे नहीं बताता, पर देहान डेली न्यूज़पेपर के सीईओ को 1 घंटे में लाने के लिए कहता है। ये वही मीडिया कंपनी है जिसमें रिपोर्टर ली काम करता है। यून और वक्त मांगती है सीईओ को लाने का क्योंकि वो मीन का टाइम वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन मीन कहता है कि सीईओ को हेलीकॉप्टर से लेकर आओ। ये सुनकर कमिश्नर मून और सेक्रेटरी गोंग एक दूसरे को देखते हैं। फिर हम देखते हैं पुलिस टीम मीडिया कंपनी के सीईओ यून डोंग को, जो गोल्फ खेल रहा होता है, उसे हेलीकॉप्टर से लेकर के कंट्रोल रूम में आते हैं। यून उसे कैमरा के सामने बैठाती है और उसके कान में ईयर पीस लगा देती है। फिर मीन का कॉल आता है। दूसरी तरफ से यून जवाब दे रही थी और सीईओ वही बोल रहा था। मीन रिपोर्टर ली और ऑफिसर जंग को कैमरा के सामने लेकर आता है। यून के कहने पर सीईओ रिपोर्टर ली से उसका हालचाल पूछता है और उसे तसल्ली देता है। मीन उससे पूछता है कि ली की किडनैपिंग की खबर क्यों नहीं छपी। यून के कहने पर सीईओ बोलता है क्योंकि ली की सेफ्टी किसी भी न्यूज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मीन पूछता है एक सीईओ का अपने एक मामूली रिपोर्टर से इतना क्लोज कनेक्शन कैसे है। इस पर सीईओ कहता है कि वो ली के साथ ड्रिंक्स पे मिलता रहता है। फिर मीन पूछता है रिपोर्टर ली ने कौन कौन सी न्यूज रिपोर्ट की है। सीईओ ली की 2014 से लेकर अब तक की सारी रिपोर्ट्स बता देता है जो यून ने उसे नहीं बताई थी। यून भी हैरान होती है कि एक सीईओ को एक रिपोर्टर की रिपोर्ट्स इतनी डिटेल में कैसे याद है। मीन भी वही सवाल सीईओ से पूछता है। सीईओ जवाब देता है कि यहाँ आने से पहले उसने रिपोर्टर ली की फाइल पढ़ी थी, लेकिन मीन कहता है कि उसने ये सब सिर्फ पढ़ा नहीं, याद भी किया है, क्योंकि उसे पता था कि ये कभी न कभी पूछी जाएगी। फिर मीन उससे ली की फैमिली के बारे में पूछता है। सीईओ को ली की फैमिली के बारे में भी सब पता होता है, जो और भी सरप्राइजिंग था। लेकिन अचानक मीन पूछता है ली कितना दारू पीता है। इसका जवाब सीईओ के पास नहीं था और वो बात को टालने की कोशिश करता है। मीन कहता है कि वो ली के साथ ड्रिंक्स करता है और उसे ये भी नहीं पता कि ली कितना दारू पीता है। मीन सीईओ के पूरे फैमिली को उठाने की धमकी देता है, जिससे सीईओ डर जाता है। लेकिन बीच में कमिश्नर मून इंटरप्ट करता है और मीन से उसकी डिमांड्स पूछता है, लेकिन मीन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मीन गुस्से में आके कमिश्नर मून को गालियां देने लगता है। फिर मीन रिपोर्टर ली के सर पर गन रख के पूछता है कि वो उसकी कंपनी का रिपोर्टर है या नहीं। सीईओ के कुछ ना बोलने पर मीन हवा में एक वार्निंग शॉट चलाता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। फिर मीन सीईओ से दोबारा पूछता है, तब सीईओ कहता है कि ली उसकी कंपनी का रिपोर्टर नहीं है। सीईओ के कहते ही कमिश्नर मून और सेक्रेटरी गोंग को लगता है जैसे उनका राज खुल गया हो और सब लोग शॉक हो जाते हैं। अगर ली रिपोर्टर नहीं है तो वो कौन है और उसके साथ मीन क्यों है, उन्होंने उसे क्यों पकड़ा है। चीफ हान आके सीईओ को बाहर ले जाती है। मीन गुस्से में आके यून से बोलता है कि उसने उससे झूठ बोला। मीन को यकीन नहीं होता कि यून को ली के बारे में कुछ नहीं पता था। मीन गुस्से में ऑफिसर जंग के सर में गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जो देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। यून रोते हुए मीन को गालियां देने लगती है। कमिश्नर मून कॉल कटवा देता है और यून को लगता है कि वो ऑफिसर जंग को बचा नहीं पाई। ऑफिसर जंग के मारे जाने के बाद पुलिस फोर्स के प्लान को बदल दिया जाता है। अब वो थाईलैंड नहीं जाएंगे, बल्कि समुंदर के रास्ते सीधा उस आइलैंड पर जाके मीन को खत्म कर देंगे। यून उन लोगों से पूछती है ये ली कौन है और उसे उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन कमिश्नर मून और सेक्रेटरी गोंग यून को जाने कहते हैं, क्योंकि नेशनल
इंटेलिजेंस सर्विस के एजेंट्स को नेगोशिएशन के लिए बुलाया गया था। यून के विरोध करने पर कमिश्नर मून उसे और चीफ हान को भी वहाँ से निकलवा देता है। अब ये लोग ऑपरेशन को टेक ओवर कर लेते हैं। यून कार में बैठी होती है, तब चीफ हान आके उसे बताती है कि ली उनकी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक एजेंट है और मीन कोई गैंग नहीं चलाता, बल्कि वो एक हथियारों का डीलर है जो गन से लेकर आरपीजी तक सब कुछ बेचता है। जब नेशनल इंटेलिजेंस को मीन के बारे में पता चला, उन्होंने ली को अंडर कवर एजेंट बनाकर मीन की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए बैंकॉक भेजा और यून को अब तक ली के बारे में इसलिए नहीं बताया गया ताकि मीन को यह न पता चले कि ली एक एजेंट है और शायद मीन ने ऑफिसर जंग को पहले से ही मारने का प्लान बना लिया था। इसमें यून की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मीन को क्या चाहिए, वो ये सब क्यों कर रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये बताकर चीफ हान चली जाती है, लेकिन एक सवाल था, मीन ने रिपोर्टर ली के बजाय ऑफिसर जंग को क्यों मारा? क्योंकि उसको लगा यून ने उससे झूठ बोला। इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। यून की टीम आती है और यून अपने तरीके से काम शुरू करती है। वो अपने ऑपरेटर को मीन के सारे हथियारों के डील्स के बारे में फाइंड आउट करने को कहती है। यून युक्सु को सीईओ के पास भेजती है, जिसने ली को अपनी कंपनी में रिपोर्टर बनाया था। वहीं पर एनआईएस एजेंट्स मीन से नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं और उसे ली को छोड़ने को कहते हैं और वो सैंग्रीला माउंटेन नाम की कंपनी का जिक्र करते हैं जो उनकी ही कंपनी है। लेकिन मीन कहता है सैंग्रीला यूके की कंपनी है और वो खुद भी यूके का नागरिक है, तो एनआईएस को सैंग्रीला से क्या लेना देना? मीन ये सवाल जानबूझ के पूछ रहा था, जिसका जवाब हमें आगे चल के मिलेगा। एनआईएस एजेंट्स मीन को एक डील ऑफर करते हैं कि अगर वो ली को छोड़ दे और अपने हथियारों की डील्स की सारी इंफॉर्मेशन दे दे तो वो मीन के सब गुनाह माफ कर देंगे। लेकिन मीन उनकी बात सुन के उन्हें कैमरे के पास बुलाता है और उन्हें मिडिल फिंगर दिखाता है। फिर इंस्पेक्टर यून को बुलवाने के लिए कहता है। जब एजेंट्स मना करते हैं तो मीन धमकी देता है कि वो ली को मार देगा। एनआईएस एजेंट्स कहते हैं कि अगर ली को कुछ हुआ तो एनआईएस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मीन उनके सामने एक फैमिली को ले आता है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। मीन एक छोटी लड़की को गोद में बिठा के एजेंट्स को गाना गाने को कहता है। अगर वो गाना नहीं गाते तो वो रिपोर्टर ली की गर्दन काट देगा। एजेंट्स गाना गाना शुरू कर देते हैं और गलत गाने पर वो बच्ची गाना शुरू कर देती है, जो हेडक्वार्टर्स में सब देख रहे थे। फिर मीन आधे घंटे में यून को बुलवाने कहता है, वरना वो ली को मार देगा। इस तरह मीन एजेंट्स की हेकड़ी निकालता है। कमिश्नर मून चीफ हान से कहकर यून को बुलवाता है और यून को बताया जाता है कि मीन ने एक फैमिली को किडनैप कर लिया है जो घूमने गई थी। यून हेडक्वार्टर्स पहुंचती है और मीन से बात करने से पहले एनआईएस से मीन और एजेंट ली की पूरी इंफॉर्मेशन मांगती है और ऑपरेटर रूम को टेक ओवर करके उन एजेंट्स को बाहर भेज देती है। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स समंदर के रास्ते उस आइलैंड पर पहुंच रही थी जहां से मीन ये सब कंट्रोल कर रहा था। फिर मीन का कॉल आता है। यून ऑफिसर जंग की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। यून की टीम मीन के फेस एक्सप्रेशंस को स्कैन करके यून को बताती है कि मीन शायद बच्चों के वजह से इमोशनल हो रहा है, लेकिन मीन बच्चों और उसकी माँ को वहाँ से निकलवा देता है। यून मीन से उसके बचपन और परिवार के बारे में कुछ जानने की कोशिश करती है ताकि कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन मीन बहुत चालाक है और सीधा मुद्दे पर बात करता है। मीन यून से 1 घंटे में 9 इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन कू को बुलवाने कहता है। कू का नाम सुनते ही सेक्रेटरी गोंग और एनआईएस एजेंट शॉक हो जाते हैं। जिसका उन्हें डर था वही हो गया। फिर एनआईएस एजेंट यून को इन्फॉर्म करता है सैंग्रीला माउंटेन कंपनी कू ने मीन के साथ मिल के शुरू की थी, जो यूके में किसी आइलैंड पर है। हथियारों की सारी फंडिंग सैंग्रीला कंपनी में भेजी जाती थी ताकि कू ब्लैक मनी को वाइट कर सके, लेकिन बाद में मीन ने अकेला काम शुरू कर दिया। मीन ने कू का साथ छोड़ दिया था। इसके बदले में कू ने मीन के खिलाफ एनआईएस को टिप दे दी थी कि उसने $50 मिलियन की टैक्स की हेराफेरी की है। इसके बदले में एनआईएस ने कू के सारे गुनाह माफ कर दिए। मतलब कू ने मीन को धोखा दिया, लेकिन एनआईएस के हिसाब से ये छोटी वजह नहीं हो सकती। मीन ये सब क्यों कर रहा है ये किसी को पता नहीं। यून पूछती है कि कू कौन है, तब एनआईएस एजेंट बताता है कि ये बिल्डिंग, ये ऑपरेशन, ये वेपन लैब सब कुछ कू फंड करता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी गोंग उसी बिल्डिंग की लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर जाता है जहां कू, एनआईएस डेप्यूटी चीफ, एयरफोर्स कमांडर और नेशनल सिक्योरिटी चीफ सब लोग मौजूद थे। क्या आप इसका मतलब समझे? आतंकवादियों को हथियार बेचने वाला और देश की सुरक्षा करने वाली एजेंसीज के सुपीरियर आपस में मिले हुए थे और सेक्रेटरी गोंग भी उनके साथ था। दूसरी तरफ युक्सु उस मीडिया कंपनी के सीईओ के पास जाता है जो अपने परिवार के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। युक्सु उससे जब जोर से पूछता है तो वो बताता है कि उसे ली को अपनी कंपनी में एम्प्लॉय बनाने के लिए एनआईएस के डिप्टी चीफ ने कहा था। ये बात जानकर यून को समझ आता है कि अगर इसमें एनआईएस डिप्टी चीफ भी शामिल है तो ये एक बहुत बड़ा गेम है। सेक्रेटरी
गोंग कू को लेकर आता है। यून कू से मीन के बारे में पूछती है और कू कहता है कि वो एक बिजनेसमैन है और उसने कभी खून खराबा नहीं किया। यून उससे पूरे ऑपरेशन को फंड करने की वजह पूछती है, लेकिन कू कुछ नहीं बताता। तभी मीन का कॉल आता है। मीन कू को बुलाने को कहता है। कू मीन से पूछता है वो ये सब क्यों कर रहा है। मीन कहता है उसने सेंग्रीला कंपनी का स्विस अकाउंट बंद क्यों करवाया। कू कहता है कि उसका नाम उस अकाउंट से हटा दिया गया था, लेकिन वो अकाउंट वापस शुरू करवा देगा। और मीन से पूछता है उसे और क्या चाहिए। मीन थोड़ा सोच कर बोलता है उसने यूनजू को क्यों मरवाया। ये सुनते ही कू का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसे किसी यूनजू का नहीं पता। मीन के दोबारा पूछने पर कू उसे धमकी देने लगता है। मीन कहता है उसने सिर्फ एक लड़की के बारे में पूछा और वो उसे धमकी दे रहा है। मीन यून से पूछता है क्या वो यूनजू को जानती थी। यून यूनजू को जानती थी मगर अनजान थी। दरअसल ये वही लड़की थी जिसे हमने मूवी के शुरुआत में होस्टेज बने हुए देखा था, जिसे यून बचा नहीं पाई थी। मीन यून से पूछता है उस दिन क्या हुआ था। यून बताती है कि वो चोरी का मामला था, लेकिन मीन कहता है उस घर में उसने पेंटिंग्स देखी थी। यून कहती है कि देखी थी, लेकिन ओनर्स तो मर चुके हैं। लेकिन मीन कहता है उन पेंटिंग्स का ओनर उसके बाजू में बैठा है और कई ओनर्स में से एक है। लेकिन अभी कू मीन को झूठा बता रहा था। मीन फिर पूछता है उसने उस लड़की को क्यों मरवाया, लेकिन कू उस लड़की को पहचानने से इनकार कर देता है। यून उससे पूछती है कि मीन को ऐसा क्यों लगता है कि उस लड़की को मिस्टर कू ने मरवाया होगा। तब मीन बताता है कि वो लड़की इनके सारे राज जानती थी, क्योंकि मीन ने ही यूनजू को कू से मिलवाया था। कू के घर में जो पेंटिंग्स थी वो 10 बिलियन की थी। ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे आसान तरीका था, लेकिन अभी भी यून को यकीन नहीं हो रहा था। तब मीन एक ऑडियो प्ले करता है जिसमें सब पार्टनर्स एक फाइटर प्लेन की डील की करप्शन की बात कर रहे थे, जिससे उनको अरबों का फायदा होता। ये सब कू के पेन ड्राइव में रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि कू की आदत थी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को रिकॉर्ड करना, और अब वो सब मीन के पास था। ये सुनकर वहाँ का पूरा स्टाफ यून के साथ परेशान हो गया। इतने बड़े ऑफिशियल्स इतना बड़ा करप्शन कर रहे हैं। मीन यून से पूछता है ये सब जानने के बाद क्या वो इन सबको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन यून कहती है कि सिर्फ रिकॉर्डिंग काफी सबूत नहीं होता, खासकर ऐसे केस में। इसलिए मीन कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी चीफ को यहाँ बुला ले, वरना वो बच्चों समेत सबको मार देगा। अब मूवी का प्लॉट पूरी तरह से पलट गया था। जिसे हम पहले विलन समझ रहे थे, वो असली में देशभक्ति का नाटक करते हुए देश को खोखला करने वाले बड़े ऑफिशियल्स के खिलाफ सच सामने लाना चाह रहा था। इसी वजह से उसने यून को शुरुआत से इन्वॉल्व किया था, क्योंकि उसे पता था कि यून एक ईमानदार ऑफिसर है। यून ने उस लड़की को बचाने की भी कोशिश की थी। मीन चाहता तो पहले ही कू को बुला लेता, लेकिन मीन और उस लड़की का क्या रिश्ता था, ऑफिसर जंग का इन सब के साथ क्या कनेक्शन था, ये सब मूवी में आगे जाके रिवील होगा। फिर कू ऊपर आता है और NIS चीफ मीन को मारने का प्लान बनाता है और किसी को भी बाहर जाने से मना कर देता है जब तक ये मामला खत्म न हो जाए, और कू पर भड़कने लगता है। दूसरी तरफ मीन के पास एक पेन ड्राइव है जिसमें वो रिकॉर्डिंग्स हैं। यून की टीम उस लड़की के बारे में और इन्वेस्टिगेट करती है। पता चलता है कि उस लड़की के माँ बाप मर चुके थे और बैंक में 1 साल जॉब करने के बाद उसने ऑफिशियली कहीं जॉब नहीं की थी, लेकिन उसके अकाउंट्स में हैवी ट्रांजेक्शन थे। यून को लगता है कि शायद वो लड़की और मीन लवर्स थे। फिर सेक्रेटरी गोंग आकर यून को बताता है कि NIA चीफ PM के साथ है और वो नहीं आ सकता, जबकि वो ऊपर के फ्लोर में ही था। तब यून को युक्सू का कॉल आता है। युक्सू ने NIA डिप्टी चीफ की कॉल रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की थी। आपको याद होगा NIA डिप्टी चीफ ने ही मीडिया कंपनी के CEO को कहा था एजेंट ली को अपना नकली एम्प्लॉय बनाए। युक्सू बताता है कि उसके पास ये सबूत नहीं है कि वो नंबर NIA डिप्टी चीफ का है, क्योंकि वो नंबर एक नकली नाम से लिया गया था। लेकिन उस नंबर से ऑफिसर जंग की कई बार बात हुई थी, उस लड़की के मरने से पहले और बाद में भी। युक्सू के मुताबिक ऑफिसर जंग ने उस लड़की को मरवाने के लिए रिश्वत ली थी। तब यून को याद आता है जब वो क्राइम सीन पर पहुंची थी तो ऑफिसर जंग घबरा गया था, क्योंकि उसे पता था यून सिचुएशन को संभाल लेगी। इसी वजह से जब युक्सू ने उस लड़की को किडनैपर से छुड़वाने की कोशिश की थी, ठीक उस वक्त ऑफिसर जंग ने फोर्स को अटैक करने का ऑर्डर दिया था। उनका मकसद उस लड़की को मारना ही था, लेकिन किसी तरह से पुलिस को इसका पता चल गया। इसलिए ऑफिसर जंग को रिश्वत दी गई थी कि वो लड़की बचनी नहीं चाहिए। ऑफिसर जंग इन लोगों के साथ नेगोशिएशन का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसका ट्रिप नेगोशिएटर बनने का आखिरी लेवल का ऑफिशियल ट्रिप था। मतलब ऑफिसर जंग भी नेगोशिएटर था। कमिश्नर मून यून को बुला के बोलता है कि उसको और 2 घंटे चाहिए ताकि उसकी फोर्स मीन तक पहुंच सके, और ये ऑर्डर उसके ऊपर वाले ने दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस फोर्स आइलैंड में पहुंच गई है और ड्रोन से मीन की लोकेशन ट्रैक हो गई है। जब यून मीन से बात करने जाती है तो यून उससे बताती है कि वो अब तक NIS चीफ तक नहीं पहुंची और कू
कू से इंक्वायरी चल रही थी। मीन रिपोर्टर ली को मारने के लिए उठता है, लेकिन यून उससे कहती है कि जिन लोगों से वो लड़ने की कोशिश कर रहा है उन्हें एक्सपोज करना इतना आसान नहीं है। यून मीन से उन पेंटिंग्स के असली मालिक का नाम और जो ऑफिसर्स ने रिश्वत ली है उनके भी नाम मांगती है, क्योंकि अगर कू सच में पेंटिंग्स का असली मालिक है तो वो युनजू से मिलने जरूर गया होगा और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी होगी, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि कू उस लड़की को जानता था और ये केस वापस से ओपन हो सकता है। मीन कमिश्नर मून को बुलाता है और उससे पूछता है क्या कू से सच में इंक्वायरी हुई है। कमिश्नर मून जवाब देता है कि हाँ हुई है। मीन फिर पूछता है कि अगर उसने सबके नाम बता दिए तो क्या युनजू का केस दोबारा ओपन हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन होगी। कमिश्नर मून कहता है हाँ होगी। मीन कंफर्म करता है ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कमिश्नर मून कहता है हाँ ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तभी उन्हें एक सरप्राइज मिलता है। मीन ये पूरा नेगोशिएशन लाइव इंटरनेट पर ब्रॉडकास्ट कर रहा था थाईलैंड के किसी सर्वर से, और साथ ही मीडिया चैनल्स पर भी यही न्यूज चल रही थी, जिससे दुनिया को इन सब के बारे में पता चल गया। ये देखकर ऊपर बैठे चोरों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यून मीन से कहती है अगर वो ऐसे ही गेम खेलता रहा तो वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी, लेकिन मीन चिल्लाता है और पूछता है क्या कू से सच में इंक्वायरी हो रही है और NIS चीफ सच में गायब है, जिसका यून के पास कोई जवाब नहीं था। मीन एजेंट ली के पैर में गोली मार के उसे गन पॉइंट पर कैमरा के सामने लाता है और सीधा NIS चीफ से बात करता है, क्योंकि उसे पता था वो मीन को देख रहा है। मीन उसे आधे घंटे में कॉल पे आने को कहता है, लेकिन NIS चीफ डिप्टी चीफ को एक कहानी बनाने को कहता है जिसमें वो पूरा इल्जाम को पर डालेंगे और फोर्स को मीन पर अटैक करने का ऑर्डर देंगे, चाहे होस्टेजेस भी मर जाएं। दूसरी तरफ युक्सो अपनी इन्वेस्टिगेशन में युनजू के घर जाता है और एक फोटो एल्बम में उसे एक ऑर्फेनेज की फोटो मिलती है। फिर युक्सो उस ऑर्फेनेज में जाता है और वहाँ पता चलता है कि वो बिल्डिंग उनका पुराना ऑर्फेनेज था और युनजू वहीं पली बड़ी थी, लेकिन एक दूसरे नाम से। एक पुरानी फोटो से युक्सो को और भी कुछ हिंट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स को मीन का सर्वर और जनरेटर मिल गया था। सेक्रेटरी गोंग उसे उड़ाने का ऑर्डर देता है। इस बात पर सेक्रेटरी गोंग और यून में बहस हो जाती है, क्योंकि इससे होस्टेजेस की जान को खतरा था, लेकिन सेक्रेटरी गोंग अपने डिसीजन पर अड़ा रहता है क्योंकि वो भी करप्ट था। सेक्रेटरी गोंग यून को वहाँ से निकलने का ऑर्डर देता है, लेकिन यून उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसे वहाँ से निकाला तो वो मीन को ऑपरेशन के बारे में सब कुछ बता देगी। फिर मीन का कॉल आता है और वो NIS चीफ को ना देखकर ली को शूट करने वाला होता है, लेकिन यून उसे रोकने की कोशिश करती है। उसके साथ ही यून को ये भी पता चलता है ऑफिसर जंग भी युनजू की मौत में शामिल था। इसी दौरान यून को ये रियलाइज होता है कि युनजू जो मूवी के शुरुआत में मरी थी वो मीन की बहन थी। तभी पुलिस फोर्स मीन के अड्डे तक पहुंच जाती है और उसके लोगों को मारते हुए आगे बढ़ती है, जिसे यून मॉनिटर्स पर देख रही थी। यून उससे गवाह बनने के लिए कहती है जिससे वो बच सकता है, लेकिन मीन कहता है अगर उसने होस्टेजेस को छोड़ दिया तो उसके इनेमीज उसे मरवा देंगे और उसकी बहन का केस कभी रीओपन नहीं होगा। तभी मीन एक होस्टेज के ऊपर बॉम्ब लगा देता है। उस वक्त पुलिस फोर्स भी जनरेटर को ब्लास्ट कर देती है, जिससे मीन का कनेक्शन कट हो जाता है। फोर्स मीन के पास जाने वाली थी, लेकिन यून उन्हें बताती है कि मीन ने होस्टेजेस के ऊपर बम लगा रखा है। मिलिट्री ऑफिसर फोर्स को रुकने का ऑर्डर देता है, लेकिन ऊपर से NIS चीफ उन्हें अंदर जाने का कमांड देता है, चाहे होस्टेजेस मर भी क्यों न जाए। नीचे मिलिट्री ऑफिसर फोर्स को अंदर भेजने का ऑर्डर देता है। यून उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फोर्स जैसे ही अंदर जाती है एक ब्लास्ट होता है और पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है। यून कुछ नहीं कर पाती और उसको ये पता चलता है मीन ने अपने साथ होस्टेजेस को भी उड़ा दिया। जितने भी करप्ट लोग ऊपर थे वो खुश हो जाते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि उन्हें कुछ नहीं होने वाला। चाहे इंटरनेट पर सबको सच्चाई पता चल गई हो, वो कानून से बच जाएंगे। यून थकी हुई मॉनिटर के पास बैठी थी और स्क्रीन फ्रीज होने के बाद कुछ अजीब सा दिख रहा था। वो तुरंत सेक्रेटरी गोंग के पास जाकर बोलती है मीन जिंदा है। यून उसे एक्सप्लेन करती है कि मीन के लास्ट कॉल में धूप गायब हो गई थी, जो थाईलैंड में उस वक्त इम्पॉसिबल था क्योंकि वहाँ अभी भी धूप निकल रही होती है। यून और सेक्रेटरी गोंग को समझ आता है कि इसका मतलब मीन कोरिया में ही है। दूसरी तरफ युक्सो एक पुराने ऑर्फेनेज की बिल्डिंग के पास पहुंचता है, जहां उसे ऑफिसर जंग की लाश मिलती है। अब ये वही जगह लगती है जहां से मीन अपना सारा काम ऑपरेट कर रहा था। यून एयरपोर्ट की CCTV फुटेज देख रही थी और ऊपर सारे करप्ट लोग खुशी में अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सेक्रेटरी गोंग उन्हें कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उस कॉल को इग्नोर कर देते हैं। तभी उसी बिल्डिंग की पार्किंग में एक वैन आती है। मीन उसमें से उतरकर वहाँ के गार्ड्स को बांध कर लिफ्ट में चला जाता है। वो अपने साथ एक बैग भी लेकर आया है। यून को एयरपोर्ट की फुटेज में मीन 2 दिन पहले इसी शहर में आते हुए दिखता है और इसी वक्त यून को युक्सो
पुलिसों का कॉल आता है और फेनेज की बिल्डिंग में मीन का सेटअप और होस्टेजेस सेफ मिलते हैं। अब समझ आता है कि मीन किसी को मारना नहीं चाहता, सिर्फ ऑफिसर जंग को उसने इसलिए मारा क्योंकि वो उसकी बहन के मर्डर में शामिल था। यून को ये भी समझ में आ गया कि मीन अब यहाँ कू और चीप से बदला लेने आएगा, क्योंकि यून को पता चल गया था कि सेक्रेटरी गोंग उसका आदमी है और वो लोग इसी बिल्डिंग में है। तो पूरी पुलिस फोर्स और हेलीकॉप्टर्स को यहाँ भेज दिया जाता है। वहीं मीन अपने शरीर पर बॉम्ब बांधकर टॉप फ्लोर पर पहुंचता है और कुछ गार्ड्स को मार गिराता है, जिसमें उसे भी गोली लग जाती है। जब वो उन लोगों के सामने आता है तो सबकी हवा टाइट हो जाती है। चीफ मीन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मीन उसे चुप रहने की धमकी देता है और अपने जेब से बॉम्ब का रिमोट निकालता है। चीफ की तो डर से फट जाती है, लेकिन मीन उसका हाल पूछता भी नहीं। इतने में यून लिफ्ट बंद होने की वजह से सीढ़ियों से ऊपर आने लगती है और इसी समय पार्किंग में पुलिस फोर्स पहुंच गई होती है। NIS चीफ मीन से माफी मांगता है, लेकिन मीन कहता है कि जाकर उसकी बहन से माफी मांगे। तभी मीन रिमोट ऑन करता है, पर यून उसके सामने आके कहती है वो यहाँ सबको सजा दिलवाएगी। मीन कहता है वो अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार खुद है, क्योंकि उसने अपनी बहन को कुकी फाइल चुराने को कहा था, जो उनकी UK सिटीजनशिप और क्राइम फ्री जिंदगी का रास्ता बन सकता था। अब हेलीकॉप्टर भी वहाँ पहुँच गया था और स्नाइपर का निशाना मीन पर सेट था, पर यून खिड़की के सामने आ जाती है और मीन पर चिल्लाती है क्योंकि वो अपनी लाइफ खत्म करना चाहता था। मीन उसे जाने के लिए कहता है, पर वो नहीं सुनती और कहती है वो सच सबके सामने लाएगी। पुलिस फोर्स ऊपर पहुंच गई थी। मीन अपनी गन चीप की तरफ करता है, लेकिन तभी यून के पीछे से गोली आती है और उसके सर के आर पार हो जाती है और मीन की वहीं पर मौत हो जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मीन ने अपनी बहन को मना किया था फाइल चुराने से, पर उसने अपने आप ये काम किया और अपनी जान गंवाई। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पुलिस सब लोगों को बाहर लेकर जाती है। यून को पुलिस फोर्स का एक आदमी बताता है कि मीन ने बॉम्ब का डेटोनेटर ऑन नहीं किया था। ये सुनकर वो टूट जाती है। सभी करप्ट लोगों को मीडिया के सामने लेकर आया जाता है, लेकिन यून उन्हें कहती है कि वो उनको सजा दिलवाकर मीन और उसकी बहन को इंसाफ दिलवाएगी। कोर्ट में यून मीन की पेन ड्राइव एविडेंस के रूप में सबमिट करती है और सच बोलने की शपथ लेती है, और यही दिखाकर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, बदकिस्मती से यून मीन को बचाने में नाकामयाब रही, लेकिन क्या डेल्टन फैमिली खुद को बचाने में कामयाब हो पाएगी? क्या है फेल्स फैमिली का वो राज जो डेल्टन फैमिली को नहीं मालूम? ये जानने के लिए देखिए स्पीक नो इविल की मूवी एक्सप्लेनेशन, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।